अमरोहा से खबर है, तेज रफ्तार बाइक की आपस में टक्कर हो गई और इस हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मृतकों में अमरोहा का ही एक गांव है जिसके 3 युवक हैं, वो शामिल हैं। युवकों की मौत से गांव में मातम छाया हुआ है। संभल के थाना नखासा क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। अमरोहा से एक्सीडेंट की खबर है। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो चुकी है, 2 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। अफसर अली हमारे सहयोगी हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। अफसर, किस गांव के ये लोग थे, क्या जानकारी मिल पा रही है एक्सीडेंट को लेकर के? देखिए, पूरा मामला संभल के थाना नखासा क्षेत्र का है, जहां तेज रफ्तार 2 अनियंत्रित बाइक जो है आपस में टकरा गई, जिसमें लगभग 6 लोग सवार थे और बिना हेलमेट के इनकी जो जान का कारण बना वो ट्रैफिक के उल्लंघन का कारण बना है। क्योंकि जो अमरोहा से और संभल की जो दूरी है वो लगभग 40 किलोमीटर है और संभल पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चलाती है, लेकिन कोई उसका खास असर देखने को नहीं मिला। कर ये लोग इसी बीच दूरी में कोई अगर पुलिस कर्मी टोकता या रोकता तो शायद इन 3-4 लोगों की जान बच सकती थी। हालांकि अमरोहा के करणपुर के ही एक ही गांव के 3 लोगों की इसमें मौत हुई है, जिसकी मौत होने से परिवारों में तो गांव में कोहराम मच गया। फिलहाल जो संभल पुलिस है उसने मौके पर पहुंचकर सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बिल्कुल अफसर, ये सोचने वाली बात है कि ट्रिपलिंग करती 2 बाइक पर दोनों बाइक की आमने सामने की टक्कर में इतना बड़ा हादसा पेश आया है। आप नजर बनाएगा बाकी की अपडेट पर। शुक्रिया अफसर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी गंगा, मैं हूं स्नेहलता और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आज की बात करते हैं शामली से आई खबर के साथ। शामली के थाना भवन क्षेत्र के भैसानी गांव में बच्चों के विवाद में 2 पक्षों में भिड़ंत की खबर है। पत्थरबाजी के साथ फायरिंग भी की गई है। फायरिंग का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें छत पर चढ़कर 4-5 लोग फायरिंग करते दिखाई भी दे रहे हैं। फायरिंग के दौरान किसी ने ये वीडियो बनाया है। तो आपको बताएं, इस फायरिंग के दरमियान एक शख्स के पैर में गोली लगी है, ये बात भी सामने आ रही है। पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है। देखिए, बच्चों का विवाद था जिसमें बड़े शामिल हुए और बड़े जब शामिल हुए तो ये विवाद किस रूप में सामने आया, उसकी बानगी, ये तस्वीरें, ये वीडियो है जो खूब वायरल हो रहा है। फायरिंग में शाजिद नाम का एक शख्स है, इसके पैर में गोली लगी है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी है। पत्थरबाजी हुई, फायरिंग हो रही है, ये तो साफ इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। चलिए, हम ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी पंकज हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। पंकज, क्या है ये पूरा मामला और अभी क्या अपडेट है, इस पर समझाइए जरा। आपको बता दें कि ये थाना भवन के गांव भैसानी इस्लामपुर का मामला है, जहां पर बच्चों के विवाद को लेकर के 2 पक्षों में संघर्ष हो गया। एक पक्ष ने छत पर चढ़कर पथराव किया और गोली चलाई, फायरिंग की वहां पर, और गांव में दहशत का माहौल है। फिलहाल की जो अगर स्थिति की बात करते हैं, फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची थी और वहां पर जो है पुलिस ने वीडियो के आधार पर लोगों की जो जांच की जा रही है, वीडियो के आधार पर वो जांच की जा रही है कि कौन लोग ये थे। लेकिन जो पूरा मामला बताया जा रहा है कि बच्चों के विवाद को लेकर इनका आपस में जो फायरिंग हुई है, पथराव हुआ है, ये बच्चों के आपस में लेकर किया गया है। जी, आप नजर बनाए रखिएगा पंकज की क्या रुख रहता है प्रशासन का इस पथराव और फायरिंग को लेकर के। शुक्रिया। बड़कोट से खबर है, मोरी के भिड़ाका टोल में बना पुल ध्वस्त बताया जा रहा है। 2 महीने पहले ही 32 लाख की लागत से इसका निर्माण हुआ था और पुलिया ध्वस्त होने से अब आना जाना मुश्किल हो गया है। खबर मिल रही है जहां वन विभाग ने पुलिया का निर्माण कराया था। 32 लाख में अब तक 16.5 लाख का काम भुगतान हो भी चुका है, लेकिन इस भुगतान का परिणाम क्या है ये जरा देखिए आप। ये पुल ध्वस्त हो चुका है। वन विभाग ने इस पुलिया का निर्माण कराया था। 32 लाख का प्रोजेक्ट था, 16.5 लाख लग चुके हैं इसमें। बावजूद इसके ये तस्वीरें सामने आई हैं बड़कोट से। मोरी के भिड़ाका तोक में ये पुलिया था जो कि अब ध्वस्त हो चुका है। 2 महीने पहले ही 32 लाख की लागत से इसका निर्माण हुआ है। खबर गोरखपुर से है, जहां बेखौफ बदमाशों ने एक महिला प्रधान को सरेआम गोली मार दी। वारदात गोरखपुर के हरपुर बुधहट थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर की है, जहां ग्राम प्रधान दुर्गावती देवी रविवार शाम 7 बजे करीब अपने घर के दरवाजे पर बैठी थी। इसी दौरान 2 बाइक सवार 4 बदमाशों ने उनके ऊपर फायरिंग कर दी।
बदमाशों की गोली से बचने के लिए महिला प्रधान ने भागने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों ने उन्हें ताबड़तोड़ गोलियां मारी और फरार हो गए। गोली लगने के बाद महिला प्रधान को आनन फानन में बीआरडी मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया गया। उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। घटना की सूचना के बाद पुलिस के आला अधिकारी समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची है। महिला प्रधान के परिजन कह रहे हैं चुनावी रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने गांव में पहरा सख्त कर दिया है। हमलावरों का सुराग तलाशने में पुलिस जुटी हुई है। जनपद गोरखपुर के थाना हरपुर बुधड़ के ग्राम रघुनाथपुर से सूचना प्राप्त हुई कि वहां की वर्तमान प्रधान दुर्गावती देवी, जो कि अपने घर के बाहर बैठी थी, कुछ व्यक्तियों द्वारा उनके ऊपर फायर किया गया है। परिवारीजनों द्वारा घटना से संबंधित अहम जानकारियां दी गई हैं और अपराधियों की मूवमेंट भी बताई गई है। घटनास्थल के निरीक्षण के साथ साथ वहां आसपास के लोगों से भी जानकारी की गई है। मौके पर इस समय पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। तहरीर प्राप्त होने पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत करके जो भी इसमें दोषी हैं उनके ऊपर कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। आज सीएम योगी सुबह 10 बजे विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर जनसंख्या पखवाड़ा की शुरुआत करने वाले हैं। सुबह 10 बजे सीएम आवास पर यह बड़ा कार्यक्रम होना है। वहीं सीएम योगी सुबह 11 बजे लोक भवन में गन्ना किसानों को शेयर सर्टिफिकेट बांटेंगे। कार्यक्रम में प्रदेश के 40 जिलों के 168 सहकारी गन्ना विकास समिति, 24 सहकारी चीनी मिल समितियों से आए हुए गन्ना किसानों को अंश प्रमाण पत्र बांटे जाएंगे। बताया जा रहा है कि यूपी में करीब 50,10,000 गन्ना किसानों को यह सर्टिफिकेट मिलेगा। इस कार्यक्रम के बाद सीएम योगी जालौन जाएंगे, जहां वो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। शाम 6 बजे आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत कई कार्यक्रम रखे गए हैं। उनकी रूपरेखा क्या होनी है, इसे लेकर भी सीएम योगी पर्यटन विभाग के साथ अन्य विभाग के अधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक करने वाले हैं। तो देखिए, सुबह से शाम तक क्या कार्यक्रम रहने वाला है सीएम का, उसकी डिटेल आ चुकी है। शुरुआत किस तरीके से होगी और आज के दिन अहम रहेगा गन्ना किसानों को दिया जाने वाला शेयर सर्टिफिकेट। चलिए, आज बहुत सारे कार्यक्रम हैं सीएम के। अगर आज के कार्यक्रम को आप देखें, इसमें अहम क्या रहेगा, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तमाम चीजों को ये समझेंगे हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा ग्राउंड पर हैं, लखनऊ का रुख करेंगे। और शैलेश, जरा बताइए कि क्या क्या कार्यक्रम आज अलाइन किए गए हैं और खासकर अगर गन्ना किसानों के लिए बात करें, आज का दिन अहम बताया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, निश्चित रूप से गन्ना किसानों को लेकर जो कार्यक्रम है बहुत अहम है और इसके पीछे देखिए एक बड़ी वजह भी है। लगातार गन्ना किसानों के नाम पर राजनीति जिस तरह से होती रही है, विपक्षी निशाना साधते हैं तो सरकार कहती है कि उसने गन्ना किसानों को भुगतान से लेकर जो सुविधाएं दी है वो पिछली सरकारों ने कभी नहीं दी। और उसी कड़ी में आज का कार्यक्रम भी काफ़ी अहम हो जाता है। देखिए, लोक भवन के सामने हम इस समय मौजूद हैं और यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखाते हैं, बड़े बड़े जो आप होल्डिंग लगे हुए देख रहे हैं। यहाँ पर आज 50,10,000 देखिए जो अंशधारक है, कृषक सदस्य है, उनको प्रमाण पत्रों का वितरण होगा। कुछ यहाँ पर लोक भवन में मौजूद रहेंगे तो बाकी जो है उन्हें जिला मुख्यालयों पर, देखिए कुल 40 जिला मुख्यालय है जहाँ पर इस कार्यक्रम का आयोजन होना है। उन सभी जगह पर डीएम, सीडीओ ये मौजूद रहेंगे और जो अंशधारक किसान है उनको प्रमाण पत्र वितरित करेंगे। अगर हम बात करें विभागीय व्यवस्था की, तो देखिए विभाग में इस तरह की व्यवस्था है कि 200 रुपये का शुल्क जमा करके कोई भी इसमें शेयरधारक हो सकता है। और अब तक अगर हम चिन्हित किसान शेयरधारकों की बात करें तो हजारों की संख्या है इनकी जो सक्रिय इसमें है। 40 जिलों की देखिए 168 सहकारी गन्ना विकास समितियां हैं, 24 सहकारी चीनी मिल समितियां हैं जहां के किसानों को तरीके से फायदा होगा। जरा आसान शब्दों में हम समझने की कोशिश करें तो किस तरीके की डिटेल है आपके पास? देखिए, सरल शब्दों में समझे तो एक लाइन में अगर हम चीज को समझे तो वो ये कि अगर आप हम किसी कंपनी के शेयर ले लेते हैं तो हम उस कंपनी के हिस्सेदार एक तरह से बन जाते हैं। यानी अगर हम सरल शब्दों में समझे तो अगर कोई विभाग से जुड़ा शेयर लेता है तो एक तरह से वो उसके हिस्सेदार बन जाता है। एक जो स्वामित्व का भाव आता है वो कहीं ना कहीं और प्रोत्साहित करने वाली चीज़ें हैं उससे जुड़े। अगर देखिए शेयर किसी को मिलता है, शेयर के जो दाम होते हैं उनमें बदलाव होता है, उसका फ़ायदा मिलता है, तो कहीं ना कहीं हर तरह से, चाहे वो भुगतान के रूप में हो, चाहे उनको स्वावलंबन की दिशा में जो सरकार लगातार काम कर रही है उन चीज़ों से जोड़कर देखें तो हर दिशा में इससे कहीं ना कहीं किसानों का लाभ होगा। और जो संख्या है वो भी अपने आप में बहुत बड़ी है, 50,10,000 की। तो निश्चित रूप से सरकार का एक बड़ा कदम है। और लोक भवन में जब ये कार्यक्रम आज होगा तो वहाँ पर गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, गन्ना राज्य मंत्री संजय गंगवार ये मौजूद रहेंगे। प्रदेश के पदाधिकारी, विभाग के जो अपर मुख्य सचिव है, ये सभी लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और इस कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री रवाना होंगे आज जालौन में, जहाँ पर
16 तारीख को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण होना है, प्रधानमंत्री को आना है, तो उससे पहले मुख्यमंत्री वहां पर जाएंगे, तैयारियों का जायजा लेंगे। लेकिन अभी आपने इस बड़े कार्यक्रम की जानकारी दी और आप वहीं लोकेशन पर भी खड़े हैं, तस्वीरें भी दिखाई, शुक्रिया शैलेश। और आपसे डिटेल लेते रहेंगे क्योंकि देखिए ये मामला इसलिए और भी बड़ा हो जाता है। शामली की बात कर लीजिए, गन्ना किसान बकाया भुगतान नहीं होने से परेशान बताए जा रहे हैं। किसानों का करीब चीनी मिलों पर 800 करोड़ का बकाया बताया जा रहा है। सूबे की सरकार जहां एक तरफ गन्ना भुगतान का दावा कर रही है, आपने देखा किस तरीके से कार्यक्रम, नए इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, लेकिन शामली की हकीकत कुछ और है। प्रशासन के दावे एक तरफ है, लेकिन चीनी मिलें शुरू होने से पहले ही किसानों को भुगतान कर दिया जाएगा, ये जो दावा है और जमीनी हकीकत है, इन दोनों चीजों को समझेंगे इस रिपोर्ट से। अन्नदाता को गन्ने का भुगतान 14 दिनों में होगा, ऐसा वादा 2022 विधानसभा चुनाव के ठीक पहले भाजपा ने किया था। लेकिन अगर जमीनी हकीकत की बात करें तो शामली में गन्ना किसानों का करीब 800 करोड़ रुपया अब भी चीनी मिलों पर बकाया है। स्थिति बहुत खराब चल रही है और इसमें जो परमिट की समस्या है वह लगातार बराबर चल रही है। और जो है 15 दिन परमिट तो दे, लेकिन इतना थोड़ा दे कि उसे कई महीने तक ले जाएगा। ये गन्ने की समस्या है। पश्चिमी यूपी के ज्यादातर किसान हरे सोने यानी गन्ने की खेती पर भरोसा करते हैं। उन्हें भरोसा है कि शुगर मिलों को गन्ना पहुंचाने के 14 दिनों के भीतर भुगतान मिल जाएगा। आंकड़ों पर नजर डालें तो शामली जिले की हकीकत कुछ और ही है। शामली की चीनी मिलों ने 2021-22 में 332 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई की और किसानों ने करीब 1122 करोड़ रुपए का गन्ना चीनी मिलों को बेचा। लेकिन अब तक सिर्फ 338 करोड़ रुपए का ही भुगतान हुआ है, यानी कि किसानों का 800 करोड़ रुपया अब भी चीनी मिलों पर बकाया है। जी सब ये डोंचले हैं, ये बिल्कुल नहीं करने के, ना होने ना आज लो या ना होने का आगे, और जो हो गया आगे देखी जाएगी। परसा कुछ नहीं है, हरी बीमारी सब मतलब जो है हमारे पीछे पड़ी। ये देखो फसल हमारी खराब हो लिया, इसमें डोप पोलर बैठा, हम कहाँ दवा करेंगे इसमें? 10,000 रुपये पर टैंक लगे, हमारे पास पैसा नहीं है, क्या करें? आगे मिलोड़ा के बेड़ा का। योगी 2 से ठीक पहले भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में गन्ने के भुगतान को समय से कराने की प्रतिबद्धता दोहराई थी, लेकिन वो वादे अमल में नहीं लाए जा सके। सवाल यह है कि गन्ने की पेराई का सत्र शुरू होने में 2 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में गन्ना किसानों का बकाया भुगतान कब होगा, प्रशासन भी रटा रटाया जवाब दे रहा है। चीनी मिल का जो पेमेंट का इशू है, यहाँ पर भुगतान थोड़ा स्लो चल रहा है। उससे संबंधित हम लोगों ने तीनों चीनी मिल से मीटिंग करी है। जिला गन्ना अधिकारी भी इसमें उपस्थित रहे हैं और तीनों मिल के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर आए थे। जो हमारा अभी प्रेजेंट का भुगतान है, लगभग 35% हमारा भुगतान हुआ है। 750 करोड़ बकाया है इस समय पर। हम लोग ये प्लान कर रहे हैं कि चीनी मिल स्टार्ट होने से पहले, जो सीज़न हमारा स्टार्ट होता है अक्टूबर एंड में, उससे पहले हम लोग प्रयास करें कि सवा पुराना पेमेंट पिछले वर्ष का हम लोग निकाल दें। देश का अन्नदाता बंजर जमीन पर फसल उगाकर देश की भूख मिटाता है। ऐसे में अगर उसे ही समय पर फसल का भुगतान ना मिले तो उसके माथे पर चिंता की लकीरें खिंच जाती हैं कि वो अगली फसल कैसे पैदा करेगा, क्योंकि जब जेब में पैसा ही नहीं होगा तो ना तो बीज मिलेगा और ना ही खाद। एबीपी गंगा के लिए शामली से पंकज प्रजापति की रिपोर्ट। बड़ी खबर मिल रही, यूपी में पशुपालन विभाग में बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। पशुओं के लिए दवा, सिरिंज, मेडिकल उपकरण खरीद का ये घोटाला सामने आया और शुरुआती जांच में 50 करोड़ के घोटाले का खुलासा हुआ है। तय प्रक्रिया को ताक पर रख के दवा खरीदे जाने का खुलासा हुआ है। राजकीय विश्लेषक की जांच में कई दवाएं घटिया साबित हुई हैं। सभी दवाओं के उपयोग और वितरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का फैसला लिया गया है। बची हुई दवाएं आपूर्तिकर्ता कंपनी को वापस करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश के सभी पशु चिकित्सा अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड की कंपनियों से ये दवाएं खरीदी गई थीं और जब जांच हुई है तो इन दवाओं की गुणवत्ता में खामी पाई गई है। ज्यादा जानकारी सहयोगी शैलेश अरोड़ा से लेते। शैलेश, ये क्या है पूरा मामला और इतने बड़े पैमाने पर किस तरीके से ये गलती और कैसे उजागर हुआ ये मामला?
देखिए, गलती कुछ नहीं, सीधे ये जो काम है भ्रष्टाचार है, घोटाला है सीधे तौर पर अगर कहें। और शायद ये लगा होगा अधिकारियों को कि पशु है, बेजुबान है, अपनी बात नहीं कह पाएंगे, कुछ खराबी होगी दवाओं में बोल नहीं पाएंगे। लेकिन आखिरकार देखिए, घोटाला जो था जब वो उजागर हुआ जांच में, तो उसके बाद पता चला कि 65 करोड़ रुपए में से 50 करोड़ का बजट तो 4 महीने में ही खर्च कर दिया गया। 2021-22 की हम बात कर रहे हैं। और जो 50 करोड़ का बजट खर्च हुआ, फिर तमाम तरह की खामियां मिली हैं। चाहे वो बात हो घटिया दवाई की खरीद की, चाहे वो बात हो उपकरणों को मनमाने ढंग से खरीदने की। देखिए, दवाएं जो अधोमानक थी, यानी जो मानक पर खरी नहीं उतरती थी, उनको वापस करने के निर्देश, उनका इस्तेमाल ना करने के देते। और अगर बात करें चीजों की खरीद की, तो देखिए, एक जो कोल्ड बॉक्स होता है और उसकी खरीद पे हमसे बात करें उदाहरण के तौर पर, तो देखिए मध्य प्रदेश में जो कोल्ड बॉक्स 47,250 से लेकर 49,500 तक किया गया, यानी अधिकतम आप 50,000 मान लीजिए लगभग। वही कोल्ड बॉक्स यूपी में खरीदा जाता है 1,27,770 रुपए का, यानी लगभग 2.5 गुनी कीमत पर, 2.5 गुने से भी ऊपर। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से ये खेल हुआ। और राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण जो कार्यक्रम है, जो योजना है, उसके तहत ये सारी खरीद हुई थी। अब आगे की और जांच चल रही है। जांच होगी तो तमाम और पर्दे खुलकर आएंगी कि किसने कहां पर इसने खेल किया, अपनी जेबें भरी, बेजुबान पशुओं के साथ खेल किया। ये सारी चीजें इसके बाद और सिर्फ मामला बेजुबान पशुओं के साथ तो किया ही किया, लेकिन ये आम जनता की टैक्स का पैसा है शैलेश। इसका इस्तेमाल क्या इस तरीके से किया जाएगा, इस तरीके से बंदरबाट होगा? देखना यह है कि अब ये जांच आगे बढ़ती है तो दोषी कौन कौन पाया जाता है, क्या सिर्फ खाना पूर्ति होगी या वाकई कड़ी कार्रवाई की जाएगी, इस पर आप नजर जरूर बनाए रखिएगा। शुक्रिया शैलेश, आगे भी जानकारी लेंगे आपसे। फिलहाल ये बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है और बड़ी खबर आगरा से भी मिल रही है। हथियारों की तस्करी करने वाले गैंग का खुलासा हुआ है। मैनपुरी बिहार के मुंगेर के रहने वाले 9 आरोपी गिरफ्तार बताए जा रहे हैं। भारी मात्रा में निर्मित अर्धनिर्मित हथियार बरामद हुए हैं। मैनपुरी के कारोबारी मुंगेर के कारीगरों से ये काम कराते थे। हथियार बनाकर अपराधी गैंग को सप्लाई किया करते थे और इन्हें काम कराने के लिए जो लेबर थी वो मुंगेर से मिलती थी। इन्हीं से ये हथियार बनाने का काम कराते थे। तो देखिए, मैनपुरी के कारोबारी थे, बड़े पैमाने पर हथियार बनाकर इनकी सप्लाई करते थे। फिलहाल इस गिरोह को पकड़ा गया है। 9 लोगों को पकड़ा गया है। हथियारों की तस्करी करने वाले गैंग का न सिर्फ खुलासा हुआ है बल्कि धरपकड़ भी हुई है। ब्रेक के बाद स्वागत। देखिए, खबर लखनऊ से है, जहां छात्रों को इस बार 100 रुपए अधिक देगी सरकार। कैसे? देखिए, प्राइमरी अपर प्राइमरी छात्रों को 1200 रुपए मिलेंगे। पिछले सत्र में अभिभावकों के खाते में 1100 रुपए भेजे जा रहे थे। ये पैसे यूनिफॉर्म, जूता, मोजा, स्वेटर, स्कूल बैग खरीदने के लिए दिए जाते थे, लेकिन इसमें 100 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। अब अभिभावकों के खाते में इस मद में 1200 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे, ताकि वो यूनिफॉर्म, जूता, मोजा, ये तमाम चीजें जो पहले सरकार की ओर से मिला करती थी, इसकी एवज में अब 1200 रुपए सीधे अभिभावकों के खाते में भेजे जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं एसटीएफ की। एसटीएफ ने 5000 के इनामी बदमाश माजिद को गिरफ्तार किया है। माजिद 8 साल से फरार चल रहा था। इंटरपोल से माजिद के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी हुआ था। अक्टूबर 2013 में माजिद ने अपने साथी नदीम के साथ मिलकर आजमगढ़ में हत्या लूट की वारदात को अंजाम दिया। तारिक नाम के शख्स की गोली मारकर हत्या करके माजिद ने उसकी बाइक लूटी थी। 2016 में जौनपुर से फर्जी पासपोर्ट बनवाकर माजिद सऊदी चला गया। दिल्ली से माजिद को गिरफ्तार किया गया है। अब तो 8 साल से फरारी काट रहा था माजिद, लेकिन अब पुलिस के हत्थे चढ़ा है, जहां एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है माजिद को। एसटीएफ को यह कामयाबी हाथ लगी है। फतेहपुर में एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसे देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। पुलिस ने जब तेज रफ्तार आ रहे एक ऑटो को रुकवाया तो उसमें 1-2 नहीं बल्कि 27 सवारियां बैठी थी, जिसके बाद पुलिस ने ऑटो को सीज कर दिया। जी हां, हैरान करने वाला ये वीडियो सामने आया है फतेहपुर से। ऑटो में ड्राइवर समेत ठूस कर सवारियां भरी थी। रास्ते में खड़ी पुलिसकर्मी की नजर जब इस ऑटो पर पड़ी तो उसने रोक लिया और सवारियों को उतरने के लिए कहा। इसके बाद पुलिस ने एक एक करके बच्चों और बड़ों को बाहर निकाला।
जैसे ही ऑटो से लोगों ने उतरना शुरू किया तो सब इंस्पेक्टर गिनती करने लगे। आपका कोई दोस्त नहीं, इधर आप अरे बेटा 5 6 7 8 9 10 11 12 13 आ जाओ 13 आओ उधर चलो 13 14 चलो उधर 15 16 17 18 19 21 22 उधर आप आ जाओ 24 उधर 25 26 ड्राइवर कहाँ गया? ड्राइवर कौन है? तुम्हें लेके 27। ऑटो में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि ड्राइवर समेत 27 लोग बैठे हुए थे। 6 सीटर वाले ऑटो में 27 लोग कैसे बैठे थे, ये देखकर पुलिस के होश फाख्ता हो गए और उन्होंने ऑटो ड्राइवर को जमकर फटकार लगाई। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए ऑटो रिक्शा को सीज कर दिया है। दरअसल ऑटो में सवार सभी लोग एक ही परिवार के हैं जो ईद की नमाज पढ़कर लौट रहे थे। सारे के सारे एक ही ऑटो में सवार हो गए। इन लोगों को इस बात का भी ख्याल नहीं रहा कि लापरवाही से उनकी जान तक जा सकती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और देखिए, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का नाम एक बार फिर से सुर्खियों में है, लेकिन इस दफा उनका नाम सियासी उठापटक के लिए नहीं छाया है, बल्कि उनके ससुराल का नाम बदलने को लेकर के चर्चा में है, जिसका प्रस्ताव जिला पंचायत की बैठक में रखा गया है। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की कौशाम्बी के जिस गांव में ससुराल है, उस ग्राम पंचायत का नाम बदलने की कवायद शुरू हो गई है। कौशाम्बी जिला पंचायत के वार्ड नंबर 12 के सदस्य तूफान सिंह यादव ने जिला पंचायत की बैठक में गांव का नाम अफजलपुर वारी से बदलकर शिवपुर वारी करने का प्रस्ताव रखा है। नाम बदलने के पीछे तर्क है कि ग्राम पंचायत का नाम पहले शिवपुर था और बाद में बदलकर अफजलपुर वारी कर दिया गया। 5 तारीख को बैठक हुई थी जिला पंचायत की और मैंने माननीय अध्यक्ष जी के समक्ष प्रस्ताव रखा सदन की बैठक में, और सदन की बैठक की कार्रवाई में उसको निमित्त किया गया है और कहा गया है कि इसकी जल्द कार्रवाई के लिए इसको आगे बढ़ाया जाएगा और हमें विश्वास है इसका नाम बदला जाएगा। हम अपनी पुरानी संस्कृति, खोई हुई संस्कृति को वापस लाना चाहेंगे। सिराथू तहसील के अफजलपुर वारी गांव की आबादी करीब 5000 है। केशव प्रसाद मौर्य की पत्नी राजकुमारी मौर्य का मायका खूझा इसी ग्राम पंचायत का हिस्सा है। ऐसे में यह मामला चर्चा में आ गया। हालांकि नाम बदलने के प्रस्ताव पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन प्रस्ताव स्वीकार कर सदन की कार्यवाही में इसे शामिल कर लिया गया है। वार्ड नंबर 12 के जिला पंचायत सदस्य लोकप्रिय सदस्य तूफान सिंह यादव जी ने एक प्रस्ताव दिया था जो कि अफजलपुर वारी का नाम चेंज करना था। उसको हमने जिलाधिकारी के द्वारा शासन तक शासन तक भेजेंगे। गांव का नाम बदलने का जिन्होंने प्रस्ताव रखा है वो जल्द ही केशव प्रसाद मौर्य से भी मुलाकात कर सकते हैं, जिससे ग्राम पंचायत का नाम अफजलपुर वारी से बदलकर शिवपुर वारी या शिवपुर रखे जाने को हरी झंडी मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। केंद्र की मोदी सरकार ने कुशीनगर को बड़ा तोहफा दिया है। शहर के लिए जिन 2 फ्लाईओवर्स की सालों से मांग उठ रही थी, केंद्र सरकार ने उसे मंजूरी दे दी है, जिसके बाद इन फ्लाईओवर्स के बनने से इनके लोगों के लिए सहूलियत होगी। लेकिन इससे जुड़ी भूमि पूजन की तैयारी और तस्वीरें आई। महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर को 2 फ्लाईओवर की सौगात मिली है। कुशीनगर के जेटी तिराहा और गोपालगढ़ में 2.5 किलोमीटर लंबे 2 फ्लाईओवर बनेंगे। कुशीनगर सांसद विजय दुबे ने मंत्रोच्चार के बीच दोनों फ्लाईओवर का भूमि पूजन कर शिलान्यास किया।
शहर में दोनों फ्लाईओवर के बनने से सड़क हादसों पर एक और जहां लगाम लगेगी, वहीं जाम से भी निजात मिलेगी। साथ ही शहर में घूमने आने वाले लोगों को भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ हर साल मतलब दर्जनों एक्सीडेंट में असमय मौत के शिकार लोग होते थे। यही हाल आगे गोपालगढ़ वाला था जो कसाडा से बाईपास जाके मिल रहा। तो मैंने सदन के प्रथम सत्र में ही मैं तारांकित प्रश्न पे उठाया था। उस पर माननीय राजमार्ग मंत्री गडकरी जी मुझे बुलाए, तो मैंने बताया कि देखिए वहाँ हर साल एक्सीडेंट में बहुत लोग गुजरते हैं और फ्लाईओवर वहाँ पहले ही बनना चाहिए था। कुशीनगर में बनने वाले दोनों फ्लाईओवर 43 करोड़ की लागत से 18 महीने में तैयार किए जाने हैं, जिन्हें लेकर शहर के लोगों में काफी उत्साह है। सबसे बड़ा लाभ इस फ्लाईओवर के बनने से यहाँ प्रत्येक बस दर्जनों छात्र छात्राएं असामयिक मौत के शिकार हो जाते थे। लोग स्कूल बच्चे जाते थे, आते शहर जाते थे, और इसको बनने से समझिए कि एक नया जीवन यहाँ के लोगों को यह जीवनदायिनी प्रदान, इसका इस फ्लाईओवर का नाम जीवनदायिनी कह दिया जाए तो कोई अत्युक्त नहीं होगा। दरअसल इन दोनों फ्लाईओवर की मांग कुशीनगर की जनता काफी सालों से कर रही थी। खुद भाजपा सांसद विजय कुमार दुबे फ्लाईओवर निर्माण का मुद्दा सदन में उठा चुके थे। एबीपी गंगा के लिए कुशीनगर से अखिलेश तिवारी की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।